परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस कैसे होगी और सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। कह रहा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मींस रिगार्ड द बायर एंड द सेलर और डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू regard the buyer, acceptance of the delivery of the goods and payment for them in accordance with the term of contract of sale। मतलब भैया सेलर ने बायर को गुड्स दिया कि नहीं दिया, बायर ने सेलर से गुड्स रिसीव किया कि नहीं किया, बायर ने सेलर को पेमेंट करी कि नहीं करी, सेलर ने टाइम पर बायर को पैसे दिए कि सामान दिया कि नहीं दिया। ये सारी चीजें क्या आती है, परफॉर्मेंस आती है। क्लियर। A contract of sale always involves reciprocal promises। कह रहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमेशा रेसिप्रोकल प्रॉमिस चाहिए। मतलब सेलर अगर वादा करता है गुड्स को देने का तो बायर भी वादा करता है उस गुड्स को एक्सेप्ट करके पेमेंट करने का। क्लियर। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, कह रहा अगर एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है लेकिन दे आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली, उनको साइड बाय साइड परफॉर्म करना पड़ेगा साथ के साथ। ईच पार्टी शुड बी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस बिफोर ही कैन कॉल अपन द अदर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। मतलब अगर मेरे को, मैं कहीं छोले भटूरे खाने गया, छोले भटूरे वाले ने मुझे छोले भटूरे दे दिए खाने को, तो मैं पैसे दूं कि नहीं दूं? देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे। तो अगर नहीं भी होगा तब भी देना पड़ेगा। क्लियर। डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी मींस वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब तुम खुद क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के गुड्स को ट्रांसफर कर देते हो। Delivery of goods sold may be made by doing anything which parties agree shall be treated as delivery or which has affected the putting them goods in the possession of the buyer or his agent। मतलब कह रहा है डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या, कह रहा है जो सामान बिक गया आप डिलीवर करने जा रहे हो, आप उस पार्टी को कैसे दे रहे हो, एज अ डिलीवरी के तौर पे दे रहे हो। आप उसको खुद दे के आओ बायर को, या फिर उसके एजेंट को दे दो, या तो बायर खुद रिसीव कर ले गुड्स को या तो उसका एजेंट रिसीव कर ले। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिलीवरी ऑफ गुड्स बोलेंगे। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। डिलीवरी ऑफ गुड्स तीन टाइप की होती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्ट। तीन टाइप की डिलीवरी होती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्ट। एक्चुअल डिलीवरी जो तुमने उसी बंदे को दिया जिसने ऑर्डर किया। वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर द सेलर टू द बायर और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, द डिलीवरी इज सेड टू बी एक्चुअल। मतलब जिस बंदे ने ऑर्डर दिया उसी को सामान देना, या उसने अथॉरिटी दी उसी को सामान देना, उसी को बोलेंगे एक्चुअल डिलीवरी। डिलीवरी ऑफ गुड्स मे ऑल्सो बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच इज इफेक्ट द पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर। बायर ने बोला भाई मैं तो बाहर हूँ, तो एक काम कर, गुड्स को ना मेरे दरवाजे के नीचे छोड़ दे, मैं ले जाऊंगा आके। तो उसने जो बोला वो भी एक्चुअल डिलीवरी मानी जाएगी। क्लियर बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर सर। एक सेकंड होल्ड करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या कहता है, सिंबॉलिक। बेटा सिंबॉलिक से क्या समझ आ रहा है? अच्छा बेटा सिंबॉलिक से क्या समझ रही है? बेटा सर अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आ रहा है, थोड़ा ध्यान लगा। सिंबॉलिक क्या मतलब बता रहा, सिंबॉलिक मतलब सिंबॉलिक, सिंबल, हम्म। सिंबल मतलब, अच्छा सिंबल मतलब क्या होता है, कोई ऐसा साइन या कोई इशारा। आई बात समझ? यस सर। तो मतलब कोई तुम्हें ऐसा इशारा दे दिया जा रहा है। बेटा एक सेकंड होल्ड करना।
देखो बेटा, सिंबॉलिक का मतलब क्या है? सिंबल। तो कोई ऐसा सिंबल बता दियो डिलीवरी करने का, जैसे कि देखो, कह रहा है वेयर गुड्स आर वॉन्ड्रस, छोड़ दो इसको, वेयर गुड्स आर बल्की एंड इनकैपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। एग्जाम्पल, hay stack in a meadow, the delivery may be symbolic. Handing over of the key or warehouse to the buyer is symbolic delivery of the goods to the buyer and is effective as actual delivery, even though there is no change in the position of the goods. यहाँ पर सिंपल सा प्रॉब्लम, यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है? जैसे कि बहुत सारा सामान है मेरे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ? गोडाउन में पड़ा हुआ। तो मैंने क्या बोल दिया? मैंने उसको चाबी पकड़ा दी। मैंने कहा भाई एक काम कर, गोडाउन में पड़ा हुआ जाके जा चाबी ले जा, गोडाउन से सामान निकाल के ले आ। तो मैंने उसको सिंबल दे दी कि वहां पर सामान पड़ा है, वहां से ले ले। समझ आई मेरी बात? और ये कब होता है? जब बहुत सारा सामान होता है, एक बारी में नहीं दिया जा सकता, उसको कहते हैं सिंबॉलिक। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कह रहा है वेयर आ थर्ड पर्सन who is in a position of goods of the seller at the time of sale acknowledge to the buyer that he holds the goods on his behalf, there takes the place of delivery by atonement of the customer delivery। मतलब क्या हुआ? मेरा सामान है लेकिन किसी और के पास पड़ा हुआ है, तो मैंने उसको फोन कर दिया, मैंने कहा भाई ये फलाना बंदा जा रहा है, इसको सामान दे दियो। समझ गए मेरी बात? थर्ड पार्टी के थ्रू। थर्ड पार्टी के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, तुमने फोन किया इंस्टीट्यूट में कि मैम हमें वीडियो लेक्चर चाहिए तो मुझे भेज दीजिए, कोचिंग लिख देता हूँ। अब कोचिंग वाले ने मुझे फोन किया कि सर इसको वीडियो चाहिए, आप भेज देना। और कोचिंग ने एक काम करा कि एक काम करो आप ना ये सर का नंबर ले लो, सीधा उनसे बात कर लो, वो आपको वीडियो दे देंगे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन हुआ? कोचिंग। समझ आ गई मेरी बात? तो यस यही सर। यहाँ पर भी एग्जांपल है। देखो, ए ने बी को सामान बेचा 10 बी के, लेकिन वो सी के गोडाउन में पड़े हैं। तो ए ने ऑर्डर दे दिया आस्किंग हिम टू ट्रांसफर द गुड्स टू बी, तो सी ने अपनी एसेंट दे दी और ट्रांसफर कर दिया गुड्स को बी के अंदर। क्लियर? क्लियर सर। दिस में हैपेंस इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब होता है? ये 3 केसेस है। पहला, वेयर द सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स एग्रीज टू होल्ड देम बिहाफ ऑफ द बायर, जहां पर सेलर के पास पोजीशन है लेकिन वो किसी दूसरे के बिहाफ में उसको ऑर्डर को ले रहा है। बायर इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, लेकिन सेलर दूसरे के बिहाफ पे बोल रहा है, seller agrees to buyer holding the goods as owner। या फिर थर्ड पर्सन इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एक्नॉलेज टू द बायर दैट द होल्ड हिम ऑन हिज बिहाफ। मैंने बोला देखो भैया मैं तो हूं नहीं, आप एक काम करो मेरे पड़ोसी को दे जाओ सामान, दैट इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टिव। क्लियर? क्लियर सर। तो ये 3 टाइप की डिलीवरी में नोट्स पूछते हैं, एक्चुअल क्या है, सिंबॉलिक क्या है और कंस्ट्रक्टिव क्या है। रूल्स एज टू डिलीवरी ऑफ गुड्स, किस तरीके से गुड्स डिलीवर किए जाते हैं। मोड ऑफ डिलीवरी, मोड हमने क्या पढ़ा? गुड्स में बी डिलीवर्ड एट 3 टाइप्स, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। कह रहा डिलीवरी शुड हैव इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर और ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। कह रहा तुम ऐसे पोजीशन पे रख दो जहां पर बायर को मिल जाएगा सामान, तो हमारी तरफ से डिलीवरी होगी। तो हमने कहा 3 टाइप की डिलीवरी हमने पढ़ी, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। एक्चुअल मतलब खुद देख के आना, कंस्ट्रक्टिव मतलब किसी को फोन करके उससे दिलवा देना, सिंबॉलिक मतलब जहां सामान पड़ा है वहीं बुला के वहीं पर सामान दे देना, दैट इज सिंबॉलिक। कह रहा डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशन। कह रहा ये दोनों आमने सामने चलती है। मतलब डिलीवरी होगी तो पैसा भी आएगा, सीधी सी बात है। डिलीवरी नहीं, पैसा नहीं। डिलीवरी दे दी, पैसा नहीं दिया, वापस ले लेंगे। समझ आ गई? तो डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरीके से लिखा होगा उसी तरीके से डिलीवरी भी मिलेगी और उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा पैसा 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद सामान पहले पैसे बाद में, तो उसके हिसाब से होगा जैसे उसमें लिखा होगा। ठीक है?
बच्चों जो लेक्चर मैंने डाले थे ना अभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, शायद ना उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो चल नहीं रहे हैं। मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं होता ना तो फिर मैं उसका वो लिंक भेज दूंगा, वो देख लेना। सर वो दूसरा पार्ट नहीं हुआ, बाकी तो फर्स्ट और थर्ड तो हो गया है। फर्स्ट और थर्ड चल रहा है, थर्ड पार्ट चल रहा है। हाँ थर्ड चल रहा है, सेकंड नहीं चल रहा। चलो सेकंड का मैं देखता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आई होगी थर्ड सेकंड में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो चल रहा है। पता नहीं सेकंड में क्या हो गया, मैं देखता हूँ बेटा, करता हूँ आज उसका। देखो, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, कह रहा है जब तक डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ द प्राइस कंकरेंट कंडीशन में नहीं होगी, दैट इज टू से हम क्या बोल सकते हैं, सेलर शैल बी रेडी विलिंग टू गिव पोजीशन ऑफ गुड्स टू द बायर इन एक्सचेंज ऑफ द प्राइस, और द बायर शैल बी रेडी विलिंग टू पे एंड द प्राइस इन एक्सचेंज फॉर पोजीशन ऑफ द गुड्स। तो कह रहा है देखो, अगर ये कंडीशन लग जाती है तो टेंशन की बात नहीं है, वरना कॉन्ट्रैक्ट जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। ये कंडीशन क्या, बेटा सेकंड वाला भी चल गया, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, ओके सर। बस उसमें क्या है, वो थंबनेल नहीं आ रहा, बाकी चल रहा है, आप चेक कर लेना। हाँ देखेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या बोला, कह रहा है भाई डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट है, अगर दोनों कंडीशन की बात करें, सेलर कहते हैं मैं देने को तैयार हूँ पोजीशन गुड्स की, बायर कहता है ठीक है भाई मैं उसके बाद प्राइस दे दूंगा। बायर ने बोला भाई मैं प्राइस देने को तैयार हूँ, उसने बोला ठीक है मैं सामान दे दूंगा। दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन। क्या इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, बेटा अगर आधी डिलीवरी होती है, बेटा एक बात बता, तूने 3 प्लेट छोले भटूरे मंगाया, उसने 2.5 प्लेट पकड़ा है, तो क्या करोगे, खाओगे कि वापस कर दोगे? बोलो बेटा। वापस कर देंगे। मर्जी है तुम्हारी, तुम वापस भी कर सकते हो और रख भी सकते हो, तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। वो आप पर डिपेंड क्या करते हो, तो कह रहे यही फैक्ट देखो। हम्म, कह रहा डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स एज डिलीवरी ऑफ द होल, बट द डिलीवरी ऑफ गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ सर्विंग इट फ्रॉम द होल डज नॉट ऑपरेट एज अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। तो कह रहा है अगर उसमें था ही ये कि तुम्हें पूरा देना है, तो तुम्हें पूरा देना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी इंटेंशन ये कि मैं आधा देना चाहती हूँ, तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। तो इंटेंशन होगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे। एज डायरेक्टेड वॉरफिंगर टू डिलीवर his goods lying at the wharf to B, to whom these goods have been sold. B weighed the goods and took away from a part, held the delivery of a part of goods had same effect as a delivery of the whole। मतलब उसने कुछ सामान था उसके पास, वो चेक किया, वेट किया, एस ने डायरेक्ट कर दिया भाई मेरे पास सामान पहुंचा दियो। तो लेकिन जब ये सामान आया, बी ने चेक किया तो देखा ये तो आधा आधा हिस्सा है, तो वो आधा लेके चला गया, क्योंकि उसका वेट के अकॉर्डिंग था। मतलब अगर मान ले कि सामान का 10 किलो वेट था, उसने वेट किया, वो भी 10 किलो, तो टुक अवे अ पार्ट ऑफ देम, 10 किलो था, तो उसने क्या किया, पूरा नहीं लेके गया, उसका आधा उठा के लेके चला गया। तो डिलीवरी ऑफ अ पार्ट ऑफ गुड्स सेम इफेक्ट एज अ डिलीवरी ऑफ फूड। अगर तुम्हें अगर आधा लेके जा रहे हो तो हम मान लेंगे तुमने आधा लिया है, तो वो पूरे की तरह ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि तुमने आधा लिया है और ये माना जाता है कि शायद तुम्हें पूरे की जरूरत ना हो। तो उस कंडीशन में हम मान लेंगे पार्ट डिलीवरी भी पूरी डिलीवरी की तरह काम करेगी। बेटा एक second। देखो बेटा, कहाँ गया,
कह रहा बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, कह रहा अगर बायर को अप्लाई करनी हो डिलीवरी के लिए तो किस तरीके से करेगा? अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर। जो गुड्स का सेलर होता है वो बाउंड नहीं होता डिलीवर के लिए जब तक बायर ना मंगवाए। सामान आ गया, बायर नहीं मंगवा रहा, सेलर नहीं भेजेगा। वेयर द गुड्स आर सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड बाय द सेलर he should intimate this to the buyer and the buyer should then apply for delivery। जैसे कि जब तुम्हें पता होगा कि अमेजोन में कुछ ऑर्डर वॉर्डर करते हैं तो हमारे पास उस डिलीवरी बॉय का या एग्जीक्यूटिव का हमारे पास मैसेज आ जाता है, देखा है? तो वो जो मैसेज आने का मतलब उन्होंने हमें इंटीमेट कर दिया कि भाई तुम्हारा सामान आ गया, तुम कॉल करके पूछ लो कहाँ पर हो। तो यहाँ पर भी अगर सामान पहुंच गया तुम बता दो बायर को तुम्हारा सामान आ गया, बायर फिर डिलीवरी के लिए अप्लाई कर देगा। unless otherwise agreed buyer has no cause of action against the seller if does not apply for delivery। तो यहाँ पर क्या, अगर सेलर ने सेलर के अगेंस्ट बायर कोई एक्शन नहीं ले सकता अगर डिलीवरी के लिए उसने अप्लाई ना किया हो। ये वो नहीं बोल सकती भाई तूने लेट डिलीवर किया, तो यहाँ पर ये क्या बोलेगा, भाई तूने मांगे नहीं तो मैं दूं क्यों? क्लियर? क्लियर बेटा? यस सर। प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ पहुंच सकता है सामान? कह रहा वेयर द प्लेस एट विच डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज टू बी टेक प्लेस इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या तो गुड्स, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो भाई बिजनेस आवर के टाइम पर वर्किंग डे में सामान को पहुंचा दिया जाना चाहिए, वही प्लेस ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी। वर्किंग आवर का मतलब, वर्किंग डे मतलब मंडे टू फ्राइडे, बिजनेस आवर मतलब जो भी टाइमिंग होता है 9 से 6 या 8 से 5। क्लियर? उसके घर पे कि उसके वर्क प्लेस पे? वर्क प्लेस पे। ओके। देखो वर्क जहां पर वो बोले, ऐसा नहीं बोल सकता बिजनेस प्लेस, दोनों, वर्क या फिर बिजनेस। जैसे हमने ऑर्डर किया, मैंने ऑफिस का एड्रेस लिखवाया, अब रात को 10 बजे डिलीवरी देना है, मैं जाऊंगा ऑफिस लेने के लिए क्या? नहीं। नहीं। घर पे भी होगा थोड़ा ना 12 बजे डिलीवरी आके दे देगा। मेरे पास एक बार ऐसे ही हुआ था, अमेजोन में मैंने डिलीवरी करी तो मेरे पास मैसेज आया कि योर प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। मैंने कहा भाई मैंने तो लिया ही नहीं। तो मेरे पास 1 घंटे का उस बंदे का कॉल है, उस टाइम पे 11 बज रहे थे, कह रहा भैया मैंने ना आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है लेकिन मैंने एक्चुअली मेरे पास ही है, तो अभी मैं लेट हो गया था, सुबह आते टाइम मैं आपको दे जाऊंगा, मैं आपके घर के पास ही रहता हूँ। समझ गया बेटा मेरी बात को? यस सर। तो वो उसके बाद उस टाइम में नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा क्या होता है बताता हूँ आपको। जब अमेजोन में डिलीवरी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल वो डिलीवरी का टाइम रखते हैं 9 बजे तक का। मैंने एक प्रोडक्ट दिया ए को, ए ने क्या किया, इसको डिलीवर करना है तो ए को ना ये डिलीवर 9 बजे तक करना पड़ेगा। अगर ये 9 बजे तक डिलीवर नहीं कर पाया तो ये डिलीवरी इसके लिए कैंसिल मानी जाएगी, मतलब इसको इस डिलीवरी के पैसे नहीं मिलेंगे। बात समझ आई? हाँ। आगे। तो ये क्या करता है, तो ये क्या करेगा पैसे लेने के लिए? डिलीवरी करेगा टाइम पे। टाइम पे पहुंच नहीं पाएगा, वो दूर है। तो तो ये क्या मैसेज करता सेंड है, कर देते हैं। उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है, ऐसे ही लिख देता है कि डिलीवर हो चुका है, और फिर इस कस्टमर को कॉल कर देता है कि मैम मैं 1 घंटे में आपको दिया सर, मैं 1 घंटे में आपको डिलीवरी कर दूं। समझ गया बात? यस सर। आओ। कह रहा है वेयर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू प्लेस, कह रहा है प्लेस का अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तो गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट अ टाइम ऑफ सेल। कह रहा है अगर कोई भी स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है तो भैया सही समय पर, टाइम टाइम के टाइम पर तुम डिलीवरी कर देना, सही टाइम पर, सही समय पर, सही जगह। तो गुड्स एग्री टू बी सोल्ड दे आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। कह रहा है एग्रीमेंट टू सेल के समय जो भी प्लेस डिसाइड हुआ होगा वहां कर देना। अगर कोई प्लेस एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो आपको उस जगह करनी पड़ेगी जहां पर वो मैन्युफैक्चर्ड या प्रोडक्ट होता है। जैसे हमें इस घर का एड्रेस ही नहीं मिला डिलीवर करने का तो क्या करेंगे, वापस सामान को दे देंगे, रिटर्न कर देंगे। क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर सर। टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है? टाइम क्या है? रीजनेबल टाइम।
seller is bound to send them with a reasonable time. कह रहा where under the contract of sale the seller is bound to send the goods to the buyer but no time for sending them is fixed. कह रहा अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है तो फिर भी सेलर को एक सही टाइम पर डिलीवरी करनी पड़ेगी, रीजनेबल टाइम पर. क्लियर? ओके. गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी. गुड्स जो है पोजीशन है थर्ड पार्टी के लिए पास. व्हेन एट द टाइम फॉर सेल ऑफ गुड्स आर विथ थर्ड पार्टी. कह रहा है जब सेल के समय पर गुड्स थर्ड पार्टी पे रखा हुआ है तो देर इज नो डिलीवरी बाय द सेलर. सेलर बायर को डिलीवरी नहीं कर सकता जब तक थर्ड पार्टी एक्नॉलेज ना कर दे बायर को, जिसने उसके ब्याह पर गुड्स को रख रखा है. समझे मेरी बात को? हम्म. बट वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड बाय द इशू या ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जैसे कि रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लीडिंग, तो वो थर्ड पार्टी की कंसेंट तो जरूरत नहीं होती. मैंने अगर बिल दे दिया तेरे को, वो बिल लेके तुम छोले भटूरे खाने गए, तुम्हें टोकन मिलेगा, टोकन लेके गए, क्या वो देगा कि नहीं देगा? देगा. देगा ही देगा. तो उसमें वहां पर ये इससे नहीं पूछेगा हाँ भाई दे दूं, नहीं पूछेगा, सीधा दे देगा. सर ये क्या सोल्ड बाय इशू और ट्रांसफर मतलब? दो बातें, मतलब या तो इशू के थ्रू हो या फिर कोई भी ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट दिया हो. ओके. ठीक है. कॉस्ट ऑफ डिलीवरी. देखो डिलीवरी की कॉस्ट क्या होती है वैसे तो, अगर देखा जाए इसको सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ. कभी कभार सेलर बेयर करता है वरना सारा खर्चा बायर बेयर करता है. क्लियर पॉइंट? मैं एसी लेने गया, मैंने कहा भैया घर पहुंचा देना, तो वो किराया सेलर लेगा कि बायर लेगा? सेलर लेगा. बायर. मैं फर्नीचर लेने गया, हम्म. बोलो. फर्नीचर लेने गए तो सामान तो वही भेजते हैं ना रिक्शा में लोड करके. पैसा लेगा, पैसा देगा बायर. हाँ, बायर पैसा देगा. लेकिन टीवी फ्रिज लाओगे तो वो तो सेलर ही वो करते हैं ना अपने तरीके से. फंडा समझ गया ना क्या है? हाँ. देखो हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं तो जो भी कार्टेज लगती है वो सारा का सारा कौन देता है? सैलरी बियर करता है, हमें मतलब सेलर. नहीं है. हाँ. लेकिन अगर कोई फर्नीचर लेते हैं इसका कौन बियर करता है? बायर बायर करता है. करता है. समझ गए मेरी बात को? yes, तो sir. ये वही कह रहा है सारे खर्चे जितने भी कुछ होता है सेलर भी कर सकता है और बायर भी कर सकता है. ठीक है. ठीक है सर. रॉन्ग क्वांटिटी अगर भेज दी, बेटा तुम लॉजिकली सोचो. तुम्हारे पास अमेजोन से तुमने मंगवाई पिंक टॉप, आ गई ब्लू टॉप, क्या करोगे? रिटर्न करेंगे. रिटर्न करेंगे. तुमने मांगा एल साइज, आ गया एम साइज, क्या करोगे? तब भी रिटर्न कर देंगे. रिटर्न कर रिटर्न दो. करेंगे. तुमने मांगे 10 कपड़े, आए 8 कपड़े, क्या करोगे? वो भी रिटर्न. और कोई तरीका? बाकी क्वांटिटी और जो क्वालिटी में फर्क होगा समझ गए बात को? तो रिटर्न यहाँ पर कर भी वही देंगे. कहानी. कह रहा है डिलीवरी ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स शुड बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में जितनी डिलीवरी लिखी रहेगी वही की वही देनी पड़ेगी. अ डिफेक्टिव डिलीवरी एंटाइटल बायर रिजेक्ट द गुड्स. डिफेक्टिव होगा बायर मना कर देगा. कह सर रहा पढ़ने में नहीं आ रहा कुछ भी. एक बेटा रुको फिर, नहीं आ रहा तो एक सेकंड वेट करो.
अब बेटा दिख रहा है? यस सर। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी का मतलब क्या है? डिलीवरी ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर शुड रिस्ट्रिक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उतना ही देना पड़ेगा, वरना डिलीवरी जो होगी वो बायर रिजेक्ट कर देगा, डिफेक्टिव डिलीवरी बायर रिजेक्ट कर देगा। कह रहा है 3 टाइप की कंटीजेंसी हो सकती है, डिफेक्टिव डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, पर मेनली ये दो देखी जाती है, डिफेक्टिव डिलीवरी और रॉन्ग क्वांटिटी की। डिलीवरी ऑफ गुड्स लेस देन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से कम भेजा तो क्या करोगे बेटा? लिखा था 8 सामान भेजे हैं, 6 सामान, क्या करोगे? वापस रिटर्न करेंगे। वापस रिटर्न करेगा, और कोई तरीका? वो बायर पे डिपेंड करता है रखना है कि नहीं। बायर बोलेगा ठीक है भाई रख रहा हूँ, पर मेरे जो बाकी जो तूने 2 का सामान नहीं भेजा, मुझे पैसे वो दे दे बाद उसके। में भी। अच्छा ओके। कम दिया ना सामान, पैसे दे दे मुझे। या तो वो बाद में भी डिलीवर कर सकता है। आप नहीं नहीं, मैंने बोला पैसे ही दे दे भाई मुझे, डिलीवर मत ओके। कर मुझे। मैंने मांगे 8, तूने दिए 5, तो 3 जो बच गए इसका पैसा मुझे दे दे। क्लियर? क्लियर। डिलीवरी ऑफ गुड्स इज एन एक्सेस ऑफ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड, ज्यादा मिल गया तो क्या करोगे? वो भी रिटर्न करेंगे और कोई तरीका? या हम उसको पैसे दे दें। हाँ, हम बोलेंगे भाई ये मैं रख रहा हूँ, जो तूने एक्स्ट्रा दिया है मेरे से पैसा ले जा। क्लियर? क्लियर सर। आगे देखेंगे। कहाँ गया? एक मिनट। वेयर द सेलर, वही बोला एक्सेप्ट कर लो या तो रिजेक्ट कर दो, या तो जितना रखना है रख लो, बाकी तुम रिजेक्ट कर सकते। समझ गए मेरी बात? मैंने मांगे 8, उसने भेज दिए 20, या तो मैं 12 के पैसे दे दूं, या तो मैं क्या करूं, 8 रख के 12 वापस कर दूं, या तो पूरे के पूरे वापस कर दूं। समझे बेटा? यस सर। देखो नेक्स्ट, इफ बायर एक्सेप्ट द होल गुड्स, तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी जो एक्स्ट्रा होगा। समझ आ गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ कैरियर टू वॉर फिंगर, वॉर फिंगर क्या होता है समझते हो? मैंने बताया था लास्ट क्लास में। वॉर फिंगर। हाँ, ये नहीं सुना सर मैंने। वो सुना घाट? अरे घाट होते हैं ना, जैसे जहां पर खड़े वो होते हैं, जैसे कि शिप शिप खड़े रहते हैं, ऐसे समझ लो। हाँ हाँ पोर्ट हाँ। क्या लो। हाँ। अच्छा, जो शिप में सामान हम ट्रांसफर करते हैं वो। तो वॉर फिंगर का मतलब होता है घाट वाला, ओके। घाट वाल। ठीक है? सिंपल सी बात अगर समझे तो एक तरीके से तुम क्या बोल सकते हो, पोर्ट भी बोल सकते हो। ठीक है? इसको तो देखो, चल जा भाई पेन, ये देखो, एक होता है वार्फ, ये होता है तुम्हारा किनारा कह सकते हो, जहां पर सब खड़ा रहता है। बेटा एक सेकंड होल्ड करो।
बेटा वार्फ का मतलब क्या, किनारा, और जो उस किनारे को संभालता है उसको बोलते हैं वार्फिंगर। क्लियर? देखभाल करने वाला। जैसे कहते हैं ना गार्डन, गार्डन में कौन देखभाल करता है, गार्डनर। ऐसे किनारों में कौन देखभाल करता है, किनारे वाला। क्लियर? क्लियर बच्चों? यस सर। कह रहा है वेयर इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर गुड्स टू द कैरियर फॉर पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर or to a wharfinger for safe custody. The delivery of goods to them is prima facie deemed to be delivery of the goods to the buyer. मतलब कि क्या कहना चाहता है, अगर तुम्हारी डिलीवरी में लिखा है कि तुम कैरियर में सामान पहुंचा दोगे, वो बायर के पास पहुंच जाएगी, और बायर कहता है हाँ वहां पर छोड़ देना मैं ले लूंगा, तो उस कंडीशन में हम यही मानेंगे कि जो हमने भेजा है सामान वो डिलीवर हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। In such a case, the seller must enter into a reasonable contract with the carrier, मतलब जिससे सामान मंगवा रहा है, या फिर वो वॉर फिंगर ऑन द बिहाफ ऑफ वायर सेफ ट्रांसमिशन ऑफ कस्टडी। तो हमने क्या मान लिया कि भाई तेरे पास सामान पहुंच जाएगा, तेरे से ले लूंगा, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ होता है उस तरीके से देख लेंगे। लेकिन इफ द सेलर ओमिट टू डू, क्या है, कह रहा है इफ द सेलर ओमिट्स टू डू सो, वो करना भूल जाता है और गुड्स जल जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो बायर डिक्लाइन कर सकता है उस सामान को लेने के लिए, और वॉर फिंगर एज डिलीवरी टू हिमसेल्फ, तो मे होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल डैमेजेस। तो कह रहा अगर जैसे हमने बोला सेलर ने उस तरीके से नहीं किया और गुड्स को कोई नुकसान होगा, तो वो नुकसान कौन झेलेगा, सारा का सारा सेलर झेलेगा। क्लियर बेटा पॉइंट? समझ आई बेटा कि नहीं समझ आई बात? यस सर। अगला, राइट ऑफ द बायर। अब तुम बोलोगे सर ये तो दिख ही नहीं रहा, एक मिनट रुक जाओ। बेटा अब रीडेबल है बेटा, रीड कर सकते हो अब? यस सर। कि ज्यादा बड़ा करूंगा तो फिर जगह छोटी पड़ जाएगी। देखो, पहला राइट है, राइट टू हैव डिलीवरी एज पर कॉन्ट्रैक्ट। देखो अगर तुम लोग बायर हो, तुम्हारा राइट पहला क्या है कि जैसा हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वैसा सामान मिलना चाहिए। तो फर्स्ट राइट टू बायर इज टू हैव डिलीवरी ऑफ द गुड्स पर कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, क्या आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो? क्या गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो आप लोग? हाँ, कब कब? जब सही क्वांटिटी और क्वालिटी में नहीं हो। तो रिजेक्ट द होल, एक्सेप्ट द होल, या फिर जितना एक्सेप्ट करना कर लो, बाकी छोड़ दो। राइट टू रेपुटेट, क्या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो? हाँ, कब? या तो कुछ डैमेज ट्रांसफर हुए हैं हमारे पास थर्ड पार्टी से, और या तो पूरे नहीं आए। या तो पूरे नहीं आए, समझ गए बात क्वालिटी को? ठीक नहीं है, या टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ। यस। अगला, राइट टू नोटिस ऑफ इंश्योरेंस, मतलब वेयर गुड्स आर सेंट टू द बायर by the seller to the buyer by a sea route, the buyer has right to inform by the seller so that he may get goods insured। कह रहा भैया देख तू कहीं से भी भेज, मेरे गुड्स को इंश्योर करवा के भेजिए, नुकसान होगा तू भरपाई करेगा। समझ गए?
ओके सर। नेक्स्ट, राइट टू एग्जामिन। द एग्जामिन का मतलब क्या होता है बेटा? एग्जामिन में तो बता सकते हो? कि हर वो डिस्क्रिप्शन लाइक जो प्रोडक्ट्स की वो अच्छी तरह से जांच पड़ताल जांच करेगा, पड़ताल, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चेक करेगा प्रॉपर तरीके से। हाँ, वो डिस्क्रिप्शन में जो जो होगा वो सब यस चेक यस, बिल्कुल करेगा। सही। तो बायर हैज राइट, उसके अधिकार है कि भाई तू पूरे गुड्स को एग्जामिन कर लेने से पहले। ही हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन बिफोर ही एक्सेप्ट देम। और सेलर इज बाउंड टू अफोर्ड द बायर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन। और सेलर को भी समय देना पड़ेगा उसको एग्जामिन करने के लिए, तभी जाके वो चूज करेगा। क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर। राइट्स अगेंस्ट द सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो सेलर के पास क्या अधिकार है? सेलर क्या करेगा? सूट फॉर डैमेजेस। हाँ। भैया डैमेजेस के लिए क्लेम करेगा। सेलर ने क्या बोला? एस सेलर देखो, एस ने एग्री हुआ बी को कि मैं तुम्हें 160 रुपये पर टन कोयला दे दूंगा। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर ना इसको ऐसे लिखो, राइट अगेंस्ट, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर ये बोल रहा है राइट अगेंस्ट द सेलर, मतलब सेलर के अगेंस्ट। अगेंस्ट। मतलब बायर के क्या राइट्स हैं सेलर के अगेंस्ट? हमारे पास ये 5 राइट हो गए, छठा राइट ये वाला है। कौन सा? राइट अगेंस्ट सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे तो क्या करेंगे? डैमेज के लिए क्लेम करेंगे कि भाई तूने मेरे को सामान नहीं भेजा, तेरे चक्कर में मैं बेच नहीं पाया सामान और मुझे नुकसान हो गया इतने रुपए का। क्लियर? क्लियर सर। एस एग्री टू सेल बी क्वांटिटी 660 पर डन, लेकिन एस ने रिफ्यूज कर दिया बी को डिलीवर करने के लिए क्योंकि भाई रेट बढ़ गया है। तो बी ने क्या बोला, ठीक है भाई मुझे नुकसान दे, कि तेरे चक्कर में भैया जो 70 रुपए का नुकसान मुझे झेलना पड़ रहा है मुझे दे तू। क्लियर? क्लियर। सूट फॉर प्राइस। अगर बायर पहले ही प्राइस दे चुका है और गुड्स डिलीवर नहीं हुआ तो वो पैसा वापस ले सकता है उससे। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बायर ने बोला था सेलर को भाई तेरे को काम करना ही पड़ेगा, और सेलर ने पहले हाँ बोला लेकिन बाद में वो मना कर रहा है, तो उस केस में वो काम उससे करवा के ही रहेगा। क्लियर? एक मिनट। नेक्स्ट, सेलर फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। वारंटी का मतलब याद है ना? कोलेटरल पार्ट ऑफ कोलेटरल पार्ट इज एसेंशियल। कह रहा है जहां पर बायर ने इलेक्ट किया, चूज किया कि भैया मैं कंडीशन की जगह पर वारंटी ले रहा हूं, तो उधर वो भी जो भी डैमेजेस होंगे उसके लिए वो क्लेम कर सकता है। समझे मेरी बात? देखो बेटा, याद है ना कंडीशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते थे लेकिन वारंटी में सिर्फ डैमेजेस क्लेम करते थे, याद है? यस सर। तो ये वही बात बोलना चाहते हैं। क्लियर? कह रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करते हैं ड्यू डेट से पहले तो क्या होगा? मतलब कि 4 हो गए सूट पूरे वारंटी, और क्या कर रहा है वो? रेपुटेशन को ड्यू डेट से पहले ही मना कर रहा है वो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो ड्यू डेट से पहले मना कर रहा है तो कोई बात नहीं, दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद है बात? अगला क्या? सूट फॉर इंटरेस्ट। मतलब कह रहा है कि अगर उसका जो भी पैसा उसके पास था, कह रहा है पैसा तो मुझे दे दे क्योंकि मेरा जिसमें इंटरेस्ट होगा वो मैं मांग लूंगा। तो वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ सेलर, एज रिजल्ट प्राइस हैज टू बी रिफंडेड टू द बायर। भैया प्राइस देना ही पड़ेगा, और बायर का भी पूरा अधिकार है कि वो प्राइस रिफंड ले उससे, क्योंकि वही उसी में उसका इंटरेस्ट है। क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर। लास्ट इज ड्यूटीज क्या क्या होती है बायर की। भैया राइट्स के साथ तो ड्यूटीज भी आएगी। तो कह रहा है ड्यूटी टू एक्सेप्ट द गुड्स। बायर का अधिकार है कि भैया गुड्स को एक्सेप्ट करे और उसके बदले उसको पैसा दे दे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ड्यूटीज फॉर अप्लाई फॉर डिलीवरी। बायर का ये भी राइट अधिकार है, मतलब ड्यूटीज है, उसका कर्तव्य है कि वो डिलीवरी के लिए अप्लाई करे, जो अभी पीछे पॉइंट हमने पढ़ा।
क्लियर? ड्यू टू डिमांड डिलीवरी एज अ रीजनेबल आवर, फोन करके वो ये भी बोल सकते हैं भाई मेरे को टाइम पर घर पे सामान पहुंचा दियो, ये नहीं कि तो रात को 2-3 बजे आ रहा है। डन। ड्यूटी टू टेक रिस्क ऑफ डेटोरेशन इन द कोर्स ऑफ ट्रांसिट, कह रहा सामान लाने जाने के टाइम पर अगर कोई नुकसान होता है तो वो भी उसको झेलना पड़ेगा, या तो वो इंश्योरेंस करवा ले उससे बचना चाहता है तो। क्लियर? क्लियर सर। ड्यूटी टू इंटीमेट द सेलर वेयर रिजेक्ट द गुड्स, वो सेलर को इंटीमेट कर सकता है कि भाई वो गुड्स नहीं लेना चाहता या कैसे लेना चाहता है। ठीक है। ड्यूटी टू टेक डिलीवरी, उसका ये भी है कि उसको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। आप पढ़ पा रहे हो? ड्यूटी टू टेक डिलीवरी कह रहा है इट इज द ड्यूटी टू बायर टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स विद अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एंड ऑफ डिलीवरी, जब तुमने बोल दे तुम्हें सामान को लेना ही पड़ेगा, प्राइस पे करना ही पड़ेगा, ड्यूटी टू पे प्राइस। और ड्यूटी टू पे डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो उसके चक्कर में सेलर को नुकसान होता है तो सेलर को तुम्हें पैसा देना पड़ेगा जो भी उसका नुकसान। बात बेटा समझ आई कि नहीं समझ आई? बोलो बच्चों। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है? हम्म। है बेटा? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। देखो बेटा यहाँ पर तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो गया, यही था बस इसके। एक लास्ट रह गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक, देखते हैं। मैं आपको इसकी पीडीएफ ऑलरेडी भेज चुका हूं, तो कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे। सर इस देखो बेटा, चैप्टर में। हाँ कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, उनको लिख लो। लिखो बेटा, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिख लो, लॉन्ग भी लिखवा दो, सब लिखवा दो। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्रीमेंट टू सेल। थर्ड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड agreement to sell. Fourth question, define कुछ टर्म्स है, याद है? स्पेसिफिक गुड्स, फ्यूचर गुड्स या फिर कंटिंजेंट गुड्स। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको लिखो, 1 मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट लिखेंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्स्ट लिखेंगे, एक्सप्लेन एसेंशियल एलिमेंट्स which must exist for valid sale of goods, sale of goods or in what respect
does sale differ agreement to sale? Agreement to sale. Second, define and distinguish between condition and warranty. तीसरा, under what circumstances can a breach of condition be treated as breach of वारंटी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ लिखेंगे, एक्सप्लेन ब्राइफली द implied condition and warranties in a contract of sale. फिफ्थ लिखेंगे, एक्सप्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ caveat emptor and state the exception. याद है ना, इसका पूरा क्वेश्चन करा था हमने, एक्सेप्शन भी बताने। स्टेट द के बाद क्या है सर? स्टेट द एक्सेप्शन टू इट, ओके। एक्सेप्शन भी बताने हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, when does the property in the goods sold pass from सर फ्रॉम से पहले क्या बोला? गुड when सोल्ड। does the property in the goods sold pass from the seller to buyer? आपको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? नो सर। अरे बेटा बोल तो सही, आपने कहा सर क्वेश्चंस बोल रहे हैं। मैं तेरे साथ लिख दिए देख। चलो कोई नहीं, देखो नेक्स्ट देखेंगे, डिस्क्राइब द रूल्स रिलेटिंग to passing of property in the sale of goods. नेक्स्ट लिखेंगे, define the term delivery and discuss the rules relating to
डिलीवरी इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होगा। नाइन्थ, व्हाट व्हाट रेमेडी is available to the buyer if the seller makes delivery in excess of contract quantity। अभी पढ़ा हमने इसको। और बी क्या देखेंगे? डिलीवरी of contract goods mixed with other goods। 10th पढ़ेंगे इसमें। अनपेड सेलर के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। है बेटा? अनपेड सेलर। हाँ बेटा, अभी लिखवा रहा हूँ। वेयर इज, अभी ये टॉपिक करवाऊंगा मैं। ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ हमारा अनपेड सेलर वाला। ठीक है। व्हेन इज अ seller of goods deemed to be a unpaid seller? Unpaid seller. And what are the rights against the goods and the buyer personally? One more important question. 11th, what is meant by an unpaid seller? Given the circumstances when an unpaid seller is entitled to a lien on the goods sold, and when does he lose his right of lien? Twelfth question. When is a seller of goods deemed to be an unpaid seller under SOGA? When can an unpaid seller resell the goods? Explain. तो बेटा कुछ ये 12 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, इनको कर लेना, जो लॉन्ग आंसर में है, जिसमें हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। बस ये हमारा लास्ट के 3 क्वेश्चन है, ये मुझे पढ़ाना है अभी। ठीक है। मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ।
सोगा। ठीक है बच्चों, यस सर। शुरू करें आगे। आगे और है? लास्ट चैप्टर, राइट ऑफ अनपेड सेलर, फिर सेल्स ऑफ गुड्स खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है। ओके सर। हु इज एन अनपेड सेलर? अनपेड सेलर कौन है? हु इज एन अनपेड सेलर? बता सकते हो मुझे अनपेड सेलर का मतलब क्या है? वैसे क्या समझ आ रहा है अनपेड सेलर को सोच के? कि सेलर को पैसे नहीं मिलेंगे। दैट्स इट, वही बात है। कह रहा है सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, या तो पूरे पैसे ना मिले हो। हाँ बेटा, कर देता हूँ अभी। Bills of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment. The condition on which it has been received has not been fulfilled by reason or dishonor of instrument or otherwise. मतलब कि तुमने चेक दिया लेकिन बाउंस हो। स्क्रीन पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है अभी? नहीं। एक मिनट रुक जाओ बेटा, बता दिया कर, कभी कर हो जाता है ऐसा। अब दिखेगा तुम्हें जो भी करेंगे हम। ठीक है। अब नहीं सर, ये तो 9th और 10th क्वेश्चन, हाँ अब आ गया। आ गया। हाँ। हमने क्या बोला भैया, किसी भी सेलर को किसी भी किसी भी रूप में पैसा नहीं मिला तो वो क्या कहलाएगा? तो वो अनपेड सेलर कहलाएगा। क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर सर। नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन है। फॉलोइंग कंडीशन नेट चला गया था। स्क्रीन दिख रही है सबको? बच्चों स्क्रीन दिख रही है? यस सर। कह रहा है या तो कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव हुआ है लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तब भी वो अनपेड सेलर कहलाएगा। क्लियर? कह रहा है जब पेमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हुई है, कंडीशनल पेमेंट है, लेकिन वो कंडीशनल पूरी नहीं करी और इंस्ट्रूमेंट ऑनर्ड नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में भी अनपेड कहलाएगा। अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑनर्ड नहीं हुआ तो सेलर को अनपेड सेलर मान लिया जाएगा। तो सेलर हु हैज ऑब्टेन्ड अ मनी डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स स्टिल अनपेड, मतलब उस प्राइस के लिए जितना भी पैसा इसका बनता था उस गुड्स के लिए, और वो गुड्स अभी उस प्राइस अभी तक नहीं मिला, तो वो जो डिक्री हैज नॉट बीन सेटिस्फाइड, वो कंडीशन को पूरा नहीं किया, तो वो अनपेड सेलर कहलाएगा। तो ये कंडीशन है जहां पर वो अनपेड सेलर कहला सकता है। क्लियर? क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखेंगे अनपेड सेलर के राइट क्या है गुड्स के अगेंस्ट, ये भी क्वेश्चन था हमारा। वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स एंड पास्ट, कह रहा है जब प्रॉपर्टी पास कर दी हो गुड्स की तो उसके पास तीन राइट होते हैं। पहला लीन, मतलब
जब्त करना। स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब सामान रास्ते में जाना, वहीं पर ही खड़े हो जाना रोक के कि भैया सामान जाने नहीं दूंगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट। रीसेल मतलब बायर को क्या बोल देना कि मैं सामान को बेच रहा हूं, तू अगर पैसे नहीं देगा तो। समझ आया बेटा तीनों पॉइंट? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। कह रहा है वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास, करेक्ट। कह रहा है ये तीन राइट तो तब थे जब गुड्स पास होने जा रहे हैं, ये तीन राइट है जब गुड्स पास ही नहीं करेंगे हम। विद होल्डिंग डिलीवरी, मैंने कहा पैसा भेज तभी सामान दूंगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में रुकावट बन के खड़े हो जाना। इन दोनों केस में गुड्स उस तक पहुंचेंगे ही नहीं। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? तो पहला है राइट ऑफ लीन। समझेंगे? कह रहा है लीन इज अ राइट टू रिटेन पोजीशन। लीन का मतलब क्या होता है बेटा? अभी क्या सिलेक्ट हो गया? जब्त कर लेना मतलब गुड्स की पोजीशन को जब्त कर लेना। कह रहा है राइट ऑफ लीन इज अ राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स अंटिल द पेमेंट ऑफ प्राइस। जब तक प्राइस नहीं दोगे तब तक ये सामान हमारे पास रहेगा। इट इज अवेलेबल टू द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन पोजीशन ऑफ देम। ये तभी हो सकता है जब गुड्स अनपेड सेलर के पास हो। अगर गुड्स चला गया तो ये हो ही नहीं सकता ना। बेटे तू किसी का सामान कब तक जब्त कर सकती है त्रिशा? जब तक उसकी ओनरशिप मेरे पास है। जब तक सामान तेरे पास है। हाँ। सामान ही चला गया तो तू क्या बोलेगी मैं तेरा सामान जब्त कर रही हूँ? कर ही नहीं सकता, सामान तो मेरे पास है, कर ले जो करना है। क्लियर? पर क्लेम तो कर सकती हूँ ना। क्लेम इज डिफरेंट। हम यहाँ कर रहे हैं रिटेन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके। सेकंड क्या है? द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टेपुलेशन एज टू क्रेडिट। कह रहा है यहाँ पर क्या होगा जब मैं उसको बिना बताए भी बिना किसी रोक टोक के गुड्स को बेच सकता हूँ। गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, मैंने उधार बेचा, और मतलब मैं कब कब ये सामान को जब्त कर सकता हूँ ये कहना चाहता है। पहला तो उधार बेचा था, उसने कुछ बोला नहीं तो मैंने रख लिया। उधार का पीरियड चला गया, मैंने रख लिया। या बायर इंसॉल्वेंट हो गया, मैंने सामान रख लिया। क्लियर? पहला केस, उसने मेरी कंडीशन को पूरा नहीं करा, मेरी शर्तों को पूरा नहीं किया, मैंने सामान जब्त कर लिया। दूसरा केस, उधार बेचा, 3 महीने बीत के पैसे नहीं दे रहा, मैंने जब्त कर लिया। या फिर बायर इंसॉल्वेंट हो गया। डन बेटा? डन? यस सर। राइट रूल्स रिगार्डिंग लीन। ये जो लीन कर रहे हैं सामान को, इसके लिए रूल्स क्या है? पहला, द सेलर में एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन। कह रहा है वो अपना ये जो अधिकार है उसको वो रख सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन तभी कर सकता है जब वो गुड्स का सामान उसके पास या फिर उसके किसी एजेंट के पास रखा हो। क्लियर? अगर उसने, अगर वो बंदा क्या खो देता है, इफ ही लूजेस पोजेशन ऑफ द गुड्स, तो ये राइट ऑफ लीन भी खो देगा। क्लियर बेटा पॉइंट? तेरे पास सामान ही नहीं है तो सामान नहीं है तो तू क्या नहीं कर सकती, सामान रख भी नहीं सकती। डन बेटा? आगे बढ़े। द लीन डिपेंड ऑन एक्चुअल पोजीशन नॉट ऑन टाइटल। कहता ओनरशिप से फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो पोजीशन चाहिए। इट इज नॉट अफेक्टेड इवन सेलर हैज पार्टेड विद द डॉक्यूमेंट कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग द टाइटल। कह रहा है इससे ये भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर सेलर जो है डॉक्यूमेंट पड़ा टाइटल का कि भैया मेरे पास ओनरशिप कागज पड़े हैं। कह रहा है कागज से कुछ नहीं, पोजीशन होगा तभी तुम्हें लीन का राइट मिल सकता है, वरना तो मिलेगा ही नहीं। क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर बेटा? सर ये एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा बताता हूँ।
मान ले तेरे पास बिल पड़ा हुआ फोन का कि ये फोन तो मेरा है, समझ गए, लेकिन सामान ही पड़ा हुआ है दूसरे के पास, तो बताओ क्या तुम जब्त कर सकते हो सामान को? नो सर। नहीं, क्योंकि पोजीशन दूसरे के पास है। तो हम तभी पोजीशन, तभी हम राइट ऑन लीन अप्लाई कर सकते हैं जब गुड्स की पोजीशन भी हमारे पास हो। अगर गुड्स की पोजीशन ही हमारे पास नहीं रहेगी तो हम ये लाइव राइट ऑफ लीन अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? समझ आएगी बेटा मेरी बात? यस सर। पोजीशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर मस्ट नॉट एक्सप्रेसली एक्सक्लूड द राइट ऑफ लीन। कह रहा है जो पोजीशन है सेलर के द्वारा जो रखी गई है वो एक्सप्रेसली ना भी हो, तो एक्सप्रेसली ना होने से ये मत समझना कि लीन चला गया। राइट ऑफ लीन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सामान उसके पास है। ठीक है? लीन कैन बी एक्सरसाइज बाय द अनपेड सेलर ओनली फॉर द प्राइस। लीन सिर्फ किस लिए होता है? प्राइस के लिए, नॉट फॉर एनी चार्जेस। चाहे कोई वेयर हाउस चार्जेस हो, डॉक चार्जेस हो, बाकी किसी के लिए नहीं होता, सिर्फ किसके लिए होता है? पैसों के लिए, जो भी उसकी कीमत है। क्लियर? क्लियर बेटा? यस सर। कह रहा है वेयर अनपेड सेलर हैज मेड अ पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अगर अनपेड सेलर ने आधी गुड्स दी है और पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो बाकी आधे गुड्स के ऊपर राइट ऑफ लीन अप्लाई कर सकता है, और वो डिलीवरी के लिए मना भी कर सकता है जब तक उसको पूरे पैसे ना मिले हो। समझ आई बेटा कि नहीं समझ आई बात? मतलब कि मैंने 10 सामान बेचने थे, 5 बेच दिए और 5 बाकी है, तो मैंने क्या बोला कि जो 5 पे तो मैं राइट ऑफ लीन नहीं ले सकता, लेकिन जो गुड्स मेरे से पड़े हुए हैं मैं उस पे राइट ऑफ लीन ले सकता हूँ। तो ही इज पेड फॉर द गुड्स ऑलरेडी डिलीवर्ड, द गुड्स येट टू बी डिलीवर्ड। मतलब जो गुड्स डिलीवर करना बाकी है उस पर राइट ऑफ लीन लग जाएगा, लेकिन जो गुड्स डिलीवर कर दिया हम उस पे लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो डिलीवरी जा चुकी है और उसका प्राइस भी मिल चुका है। क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर सर। कह रहा है अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हैविंग लीन, कह रहा है अनपेड सेलर के पास लीन होता है, लेकिन डज नॉट लूज हिज लीन बाय रीजन ओनली दैट ही हैज ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ कंडीशन गुड्स। मतलब ये मत सोचना कि उसने उस प्राइस के लिए जो भी कंडीशन थी पूरी कर दी, तो अब भाई उसने पूरी कर दी, अब तू लीन अप्लाई नहीं कर सकता। मैंने कहा कंडीशन पूरी करने से नहीं होता, मेरा जो और भी जो गुड्स के रिलेटेड कंडीशन थी वो पूरी नहीं हुई, तुमने पैसे नहीं दिए, मैं लीन रखूंगा। समझे? और कौन सी कंडीशंस हैं? कंडीशंस मतलब सिंपल सी बात है, उसने सामान बेचते टाइम कोई कंडीशन बोली होगी, उनके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई भी कंडीशन हुई होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई भी कंडीशन है वो पूरी हो जाती है, वो पूरी नहीं होती। लेकिन वो प्राइस कहता है भाई 2 महीने के बाद दूंगा, 3 महीने के बाद दूंगा, तो ये मत समझना उसने बोला 2 महीने के बाद पैसे दूंगा, सामान अभी भिजवा दे, तो राइट ऑफ लीन चला गया। अगर वो 2 महीने के बाद पैसे भिजवाता है, सामान चला भी जाता है, तब भी लीन का राइट उसके पास रहेगा, क्योंकि उसने उधारी पे लिया है। क्लियर? ओके सर। तो मुझे बताओ लीन कब टर्मिनेट हो सकता है? राइट ऑफ लीन को हम टर्मिनेट कब कर सकते हैं, मतलब कैंसिल हो गया, अब अप्लाई नहीं होगा? जब सारे गुड्स उसके पास डिलीवर हो जाए बायर के पास। बस देखो, टर्मिनेशन ऑफ लीन। कह रहा था अनपेड सेलर ऑफ गुड्स लूजेस हिज लीन ऑन द गुड्स व्हेन ही डिलीवर द गुड्स टू द कैरियर। कैरियर में चला गया, सामान को ट्रक में चढ़ा दिया, राइट ऑफ लीन खत्म। राइट ऑफ लीन खत्म। और तो वो ट्रांजिट रोक भी तो सकता है ना? वो तो अगला अगला आ गया ना राइट। अच्छा। हमने कहा राइट ऑफ लीन खत्म हो गया, फिर मैं कौन सा राइट लूंगा? स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट। स्टॉपेज ऑफ ट्रांसफर, बिल्कुल। कह रहा है या तो मैंने अदर बेली के पास भेज दिया ट्रांसमिशन के लिए, तो उस टाइम पर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स,
मेरे पास गुड्स को बेचने का अब कोई कोई राइट था नहीं, मैंने सामान डिलीवर कर दिया, तो मतलब मेरा लीन खत्म हो गया। क्लियर? हम्म, अगला क्या कह रहा है? द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। अगर उसने लॉफुली ऑब्टेन कर लिया तब भी खत्म हो गया। क्लियर? कैसे कर लेगा लॉफुली? मान लो उसने सामान भिजवाया, उसने कहा सर मैंने टाइम लिया था लेकिन इस बंदे ने नहीं दिया मुझे सामान अभी तक, तो उसने कोई कंडीशन बताई होगी, पूरी होगी होगी, अगर तो वो बोलता भाई ठीक है सामान दे दे इसको, तो उस केस में लीन चला जाएगा। P sells a lawnmower to D, refuses to deliver it to D till he has been paid for। वो कहता है जब तक तू पैसे नहीं देगा तब तक मैं तेरे को दूंगा नहीं। लॉन मूवर होता है जो घास काटने मशीन, देखी है? हाँ। वो एक बड़ी सी डंडी लगी होती है और यहाँ ऐसा कुछ लगा होता है। हम्म। But he lends it to D in order D may cut the grass, तो P does not lose his lien। तो लेकिन उसने उधार ही लिया डी ने, डी के ऑर्डर पर उसने ठीक है मुझे दे दे, तो बी अब उससे घास तो काट सकता है, तो ये मत सोचना कि पी ने अपना लीन खो दिया। उसने बोला बाद में दे दूंगा, अभी तू मुझे सामान दे दे, तो डी अपना काम करना शुरू कर चुका है। डी अपना काम करना शुरू कर चुका है, तो ये मत सोचना कि डी ने तो क्या लाइन लीन चला गया। मैंने अभी क्या बोला? अगर मैं किसको उधार सामान देता हूँ तो ये मत सोचो कि लीन खत्म हो गया, क्योंकि भाई जब तक तेरा टाइम पीरियड पूरी नहीं होगा मैं सामान वापस ले लूंगा तेरे से। याद है ना ये पॉइंट? हम्म। उधार देने पे इसलिए टाइम तो पीरियड खत्म हो गया तो पोजीशन वापस ले लेंगे। ओके। लेकिन अगर वो खुद ही बोल देते चल ठीक है छोड़ मैं सामान जब्त नहीं कर रहा मुझे पैसे देती हो, तब वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर बेटा? सर एक बार दोबारा रिपीट करना, क्या मतलब? मतलब उसने खुद ही बोल दिया कि चल भाई ठीक है मैं सामान वापस नहीं लूंगा, तू बस पैसा दे दियो बाद में चल, तो वहां ओके। पर लीन खत्म हो गया। ठीक है? ओके। नेक्स्ट स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये तो बता दो क्या हो जाएगा। जो सामान वो मेरा ट्रांसपोर्ट सामान जा पे रहा पे रास्ते में, करता है। हाँ। और राइट उसके ऑफ बीच में स्टॉपेज, जब रुकता है। सामान को मैंने कुरियर के थ्रू भेजा हो और वो अनपेड सेलर हो, उसको पता लग गया सारा सामान मेरे पास आधा रखा हुआ है, लेकिन बाद में वो सारा सामान रोक कर भी अपने पास ले सकता है। He has further right to resuming the possession of the goods as long as they are in the course of transit, retaining possession until payment or tender of the price। इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर मैंने गुड्स को रास्ते में दिया और मेरा पैसा मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में मैं गुड्स को रोक कर उसका राइट ले सकता हूँ, सामान वापस मंगवा सकता हूँ जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। क्लियर बच्चों? ये कह रहा है इट इज अवेलेबल टू अनपेड सेलर। कह रहा है कब? बेटा एक बात बता, तूने मेरे को सामान भेज रही है, तू वापस क्यों लेके जा रही है सामान को जब तू मेरे को भेज रही है तो? क्योंकि प्राइस नहीं मिला। हो सकता है बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो, बायर मर गया हो, हम्म। तो व्हेन द बायर बिकम इंसॉल्वेंट तब मैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता हूँ, या तो गुड्स इन ट्रांजिट है तब कर सकता हूँ। समझ आ गई मेरी बात? और इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? डेब्ट में आ जाना। जब वो बंदा अपने डेप्ट को पे नहीं कर सकता। ठीक है? यस सर। तो कह रहा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को अगर लंबा खींचेंगे ना तो राइट ऑफ लीन ही बन जाता है, क्योंकि स्टॉपेज रास्ते में मेरी गाड़ी जा रही है, मैंने फोन ट्रेन वाले को भाई ट्रेन घुमा ले, उसने फट ट्रेन घुमा ली अपनी और सामान वापस आ गया, तो राइट ऑफ लीन ही तो हो गया। ओके सर। समझे मेरी बात? तो वही कह रहा है कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सटेंड करेंगे तो राइट ऑफ लीन ही बन जाएगा। लेकिन ये कब अराइज हो सकता है? जब बायर इंसॉल्वेंट होगा और जब गुड्स ट्रांजिट में होंगे। ठीक है? समझ आ गई बेटा यहां तक बात? यस सर। नेक्स्ट,
डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, बताओ बेटा क्या क्या डिस्टिंग्विश है। पहला, अनपेड सेलर के पास गुड्स को स्टॉप करना तभी कर सकता है वो जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, लेकिन राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज होगी, जब बायर पे कर सकता है लेकिन वो करना नहीं चाहता, तब राइट ऑफ लीन हो सकता है। समझे मेरी बात। समान रास्ते में मैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा दूंगा। मैंने कहा बायर पैसे दे, कह रहा मैं नहीं दे रहा, तो मैं राइट ऑफ लीन लगा दूंगा। क्लियर क्लियर। यस सर। राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज ऑन गुड्स। एक मिनट। which are actual or constructive possession of the seller, while right of stoppage in transit can exercise when the goods are in the possession of a middleman between the seller who is a part of possession and the buyer who has not yet acquired the possession। बात समझाता हूँ बेटा। एक्चुअल डिलीवरी पता है, यस सर। मैं खुद जाके दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पता है, कंस्ट्रक्टिव हाँ, थर्ड पार्टी के थ्रू। थर्ड पार्टी के थ्रू। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में हम राइट ऑफ लीन लगा सकते। मैंने थर्ड पार्टी को फोन कर दिया, भाई सामान मत दियो उसको, उसने पैसे नहीं दिए। मैं सामान देने गया, उसने पैसे नहीं दिए, मैंने कहा भाई भग जाए यहाँ से। दैट इज राइट ऑफ लीन। और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब कर सकता हूँ, जब कोई मिडिल मैन हमारे बीच में होगा, जैसे कि गुड्स कैरियर वाला। क्लियर। ओके सर। राइट ऑफ लीन कब खत्म हो जाएगा बेटा, जब सामान सारा उसके पास चला जाएगा सेलर चला का। जाएगा। और स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब खत्म हो जाएगा, स्टॉपेज एंड ट्रांसफर। जब सामान उसके पास पहुंच जाएगा। शुरू कब तक स्टॉपेज इन ट्रांजिट रहेगा, जब तक वो रास्ते में है। तो गुड्स लेफ्ट द पोजीशन ऑफ द सेलर। कह रहा है कि ये सेलर है, ये बायर है। कह रहा है इसके पास से सामान चला गया लेकिन इस तक नहीं पहुंचा, तो मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता हूँ। क्लियर बेटा पॉइंट। हाँ। लास्ट, राइट ऑफ लीन इज टू रिटेन पोजीशन। राइट ऑफ लीन का मतलब सामान को जब्त करना, लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब रीगेनर, रिज्यूम पोजीशन, सामान को दोबारा पाना। ठीक है, यहां तक बेटा बात समझ आ गई। यस सर। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरा। ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा, यहाँ तक कर लेना। बाकी हमारा ज्यादा कुछ बचा नहीं है, मेन बड़े बड़े टॉपिक खत्म हो गए हमारे। अब रह गए छोटे छोटे, आईटी एक्ट रह गया, एलएलपी एक्ट रह गया, और वो 3 छोटे छोटे से पॉइंट रह गए। ठीक है। और ये क्वेश्चन लिखवाए, अगली क्लास में मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी क्वेश्चन लिखवा ओके। दूँ। ओके बेटा।